नमस्कार, बुक शेल्फ में आपका स्वागत है। और आज हमारे पास जो शख्सियत मौजूद हैं वो हिंदी साहित्य में एक नई विधा, जिसमें आलोचना भी है, बल्कि कई विधाओं के वो माहिर हैं। कमलेश भट्ट कमल जी हमारे साथ हैं। उनकी 45 से ज़्यादा किताबें आ चुकी हैं और उर्दू अदीबों की दुनिया उनकी सबसे ताज़ा किताब है, जिसमें बहुत सारे उर्दू और अरबी शायरों के बारे में इन्होंने बात की है और उनकी पूरी शख्सियत को सामने लाने की कोशिश की है। चाहे वो फ़िराक गोरखपुरी हों या नक्श लायलपुरी हों, इन तमाम लोगों से मुलाकात भी है, कुछ बातचीत भी है और कुछ उनके बारे में उनकी पूरी जो रचना शैली है या फिर उनका पूरा का पूरा जो साहित्यिक सफ़र है, उसके बारे में कमलेश भट्ट कमल ने अभी अपनी ताज़ा किताब में लिखा है। कमलेश जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका डीबी लाइव में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले हम ये उर्दू अदीबों की दुनिया में इस पे आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो ये किताब लिखी, उसके पीछे कौन कौन से ऐसे शायर, कौन कौन से ऐसे लेखक रहे जिनको आपने इसमें समेटने की कोशिश की? असल में हम कोशिश हमारी ये रही है कि हम जिस भी शहर में हमारी तैनाती रही, उसमें हमने वहाँ के महत्वपूर्ण लोगों से मिलने, संवाद करने की कोशिश की। दर्शकों को एक बात और बता दूं कि कमलेश भट्ट कमल बहुत सारे शहरों में सेल्स टैक्स के बड़े अधिकारी के तौर पर रहे हैं और उनका तबादला कई शहरों में होता रहा और नौकरी के साथ साथ उन्होंने साहित्य की दुनिया में बहुत बेहतरीन काम किया है और वो इस वक्त बता रहे हैं अपने बारे में। लेकिन नौकरी में आने से पहले ही हमारी जो नौकरी के लिए इलाहाबाद आना जाना होता था, तो हमने वहाँ पर कई व्यक्तित्वों से मुलाकात की, जिनमें पहले व्यक्तित्व थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। फिर फ़िराक गोरखपुरी से मुलाकात हुई, महादेवी वर्मा से हुई, फिर उपेंद्र नाथ अश्क से हुई। इस तरह से लगातार एक सिलसिला जो है मुलाकातों का शुरू हुआ। तो फिर हमारी पोस्टिंग हुई अलीगढ़ में, तो वहाँ शहरयार साहब से भेंट हमारी हुई। नक्श लायलपुरी, जब हम रायबरेली में पहली सर्विस में थे तो नक्श लायलपुरी वहाँ एक मुशायरे में आए थे, तो उनसे हम मिले, उनका हमने इंटरव्यू लिया। इस तरह अलग अलग संयोग जुड़ते रहे। तो हिंदी और उर्दू दोनों शख्सियतों से हमारी मुलाकातें हुई और हमने उन पे कुछ ना कुछ लिखा। फिर जैसे फैज़ अहमद फैज़ पे हमने इसलिए लिखा कि तब तो हम गज़ल में भी नहीं आए हुए थे और जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उस समय वो बहुत बड़ी पूरी वैश्विक रचनाकार थे। तो उस समय हमने नवनीत पत्रिका के लिए एक लेख लिखा था। उस मतलब वो लेख लिखने के लिए हमने बहुत पढ़ा फैज़ साहब को, तो हमें लगा कि ये वाकई बहुत बड़े रचनाकार थे और इस तरह के रचनाकार दुनिया में होना एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी। तो ऐसे अलग अलग लोगों पे हम लिखते गए। एक बहुत रायबरेली में हमने अपनी ज़िंदगी की पहली शुरुआत नौकरी की थी, तो रायबरेली में नक्श लायलपुरी से मिले। एक वहाँ पे वाकिफ़ रायबरेलवी साहब हुआ करते थे, बहुत ही सादा दिल आदमी, बहुत ही सीधे सरल आदमी। मतलब आप उनका एक शेर था कि शहर के बुत इसलिए नाराज़ हैं, शहर के बुत इसलिए नाराज़ हैं, मैं गुज़र जाता हूँ बिन सजदा किए। तो उनके साथ लगभग रोज़ का उठना बैठना होता था, तो उन पे हमने लिख डाला। इस तरह अलग अलग लोगों से अलग अलग कारणों से कुछ ना कुछ लिखते गए। तो उसका एक हिस्सा जो है हिंदी साहित्य की आधुनिक सूर्य किताब हमारी है, उसमें हिंदी वालों का, और उर्दू वाले जितने थे वो इसमें। एक शख्सियत इसमें बहुत ख़ास है, वो हम जिक्र ज़रूर करेंगे। जनाब शिहाब गानिम है, वो बिल्कुल इसमें अपवाद स्वरूप है किताब में। वो अरबी के विद्वान हैं और दुबई में रहते हैं। अब दुबई से हमारी इनकी कैसे मुलाकात हुई हम बताते हैं। एक पोएटिक हार्ट करके फोरम है, SGI करके एक फाउंडेशन है जापान का, अलग अलग शहरों में उसके वो होते हैं कार्यक्रम। तो दुबई में जो कार्यक्रम होता है, UAE में कह लीजिए, वो कविता से जुड़ा हुआ है। वो 5-6 भाषाओं के लोगों को वहाँ बुलाते हैं, उनसे उनकी मूल भाषा में कविता पाठ कराते हैं, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन उनके स्क्रीन पे चलता है। वहाँ पे उसके वो SGI UAE के वो शिहाब गानिम साहब वो हैं, उसके सलाहकार कह लीजिए आप, या उसके
को फाउंडर कहिए आप। तो उनसे हमारी मुलाकात हुई दुबई में, हमको पोएटिक हार्ट में पिछले साल 5 फरवरी को 2025 को बुलाया गया था पोएटिक हार्ट में, तो वहाँ उनसे भेंट हुई। लेकिन हमारी थोड़ी चूँकि दिलचस्पी रहती है ऐसे लोगों में, वो इस समय 84 साल के हैं, लगभग 110 किताबें उनकी हैं। उनसे जब बात हुई, हम बार बार लोगों से कहते हैं कि आप संवाद करिए लोगों से। संवाद से इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें निकल के आती, इतनी बड़ी बड़ी बातें निकल के आती हैं कि आप ऐसे नहीं पता कर सकते। तो जब उनसे हमारी बातचीत हुई तो पता ये चला कि वो तो भारत को बहुत ज़्यादा जानते हैं। वो जानते कैसे हैं? उन्होंने रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, जो IIT रुड़की पहले इसी नाम से जाना था, तो वहाँ से वाटर रिसोर्स में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। और जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे वो, तो यहाँ के तमाम सारे बांधों को उन्हें घुमाया गया, देखा। एक तो ये रिलेशन हुआ। दूसरा क्या है कि वो एक इतिहास में हुए हैं जनाब मोहम्मद लुकमान, जो यमन में रहते थे, और गांधी जी जब गोलमेज सम्मेलन में जा रहे थे तो गांधी जी ने उनको वहाँ, लुकमान ने वहाँ पे उनको बुलाया कि आप आइए, हमारे यमन वालों को भी भाषण दीजिए आप। तो वो लुकमान, मोहम्मद लुकमान के ये नाती लगते हैं। अच्छा। तो इस तरह बड़ा सिलसिला जुड़ा। फिर उन्होंने अपने जो मलयालम का इलाका है वहाँ पे, मलयालम की तमाम सारी कवियों से जुड़े हुए हैं, तो उनसे मुलाकात हुई और वो एक बहुत मतलब हमारे लिए उपलब्ध जैसा है। जी जी जी। और तो इस तरह से मतलब अलग अलग लोग जुड़ते जाते हैं। और एक सवाल कमलेश जी आपसे ये पूछना था कि लिखने पढ़ने की जो शुरुआत आपकी हुई वो कब से हुई? क्योंकि आपने लगातार ऐसी नौकरी में आप रहे जहाँ पे लिखने पढ़ने से कोई वास्ता आमतौर पर नहीं होता। लिखना पढ़ना तो बाद की बात है। हमने पढ़ाई भी जो की वो स्टैटिस्टिक्स के की। जी हाँ। मतलब BSc किया हमने फिजिक्स मैथ्स स्टैटिस्टिक्स में, MSc किया 79 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ भी इसका कोई सिलसिला नहीं था। लेकिन लखनऊ में जब हम पढ़ाई कर रहे थे तभी पता नहीं क्या, मतलब एक तो जो अखबार आते थे, स्वतंत्र भारत उस समय आता था जी, उसमें बहुत सारा साहित्य आता था। फिर वहाँ पे हम साहित्यिक गोष्ठियों में जाने लगे। अब आप समझिए कि वहाँ पे हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे आदमी को सुना, नांगर जी को पता नहीं कितनी बार सुना। तो इससे धीरे धीरे हमारे अंदर साहित्य की रुचि जागृत हुई। फिर हम 77 में हमारी पहली एक छोटी सी कहानी थी, वो स्वतंत्र भारत में छप गई थी। अच्छा। तो वहाँ से हमने शुरुआत की। और फिर उसके बाद हमने अपने आप को साहित्यकार के रूप में ही देखा, कभी अफसर के रूप में नहीं देख पाए अपने आप को। तो नौकरी करते हुए जब आप किताबें लिख रहे थे तमाम साहित्यिक विषयों पे, और चाहे वो कहानियाँ हों, कविताएं हों, और गद्य के और तमाम जो भी रूप आपने उसमें उतारे, और उसके लिए आपको समय मिल जाता था इतना अपने कामकाज के दौरान? देखिए, दिमागी तौर पे हम हमेशा साहित्य से जुड़े रहते थे। एक वो हमारा जो उसको क्या कहेंगे, वेवलेंथ होती थी, वो साहित्य से जुड़ी रहती थी। बाकी कामकाज, सरकारी कामकाज तो होते ही रहते थे। हम अक्सर लोगों से कहते हैं कि जब आप साहित्यकार होते हैं तो जिस भी सेवा में होते हैं वो उसको आप ज़्यादा बेहतर ढंग से उसको करते हैं, क्योंकि आप लोगों की संवेदनाओं को समझते हैं, आप समय की कीमत को समझते हैं, और आप एक बेहतर आदमी भी बनते हैं धीरे धीरे। साहित्य आपको निखारता है, मांझता है। तो जब आप बेहतर आदमी होते हैं तो आप बेहतर अफसर या बेहतर कर्मचारी भी हो जाते हैं। तो हमने दोनों को कोशिश की कि हम दोनों को साध के चलें, और वो चला, ठीक से चला। चलिए, ये अच्छा रहा, क्योंकि होता क्या है कि आमतौर पर जब आप लिखने लगते हैं तो आपकी जो दृष्टि है, जो संवेदना का जो स्तर है वो बदल जाता है। लेकिन जो सरकारी नौकरियों में हालत है और जिस तरह से सत्ता की जो दखल है, उस दौरान बहुत सारे ईमानदार लोग भी कई बार विचलित हो जाते हैं और दूसरे रास्ते पे भटक जाते हैं। साहित्य ने कितनी मदद की आपको कि इस जो पूरी व्यवस्था है उसके खिलाफ भी आप कुछ बोल पाएँ? नहीं, देखिए, आप जब सरकारी सेवा में होते हैं तो आप सीधे सीधे कोई बात नहीं कर सकते किसी भी सत्ता के खिलाफ, क्योंकि वो हमारे कंडक्ट रूल्स में ही लिखा है कि आप जो है सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे। लेकिन हम साहित्य के स्तर पर जिस भी तरह से कुछ कह सकते हैं अपनी बात को, वो हम करते रहे हैं। और हमें लगता है कि जब तक आप बहुत किसी बड़े पद पे ना हो तब तक सत्ता वालों को फुर्सत नहीं है कि वो आपको टोके कि आपने क्या लिख दिया।
या जैसे आजकल का ज़माना है कि जरा जरा चीज़ वायरल हो जाती है जी। तो जब तक कहीं से आप वायरल ना हो, आप कुछ भी लिखते रहे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये भी एक उसका कारण है। लेकिन आपने देखिए दो तरह की सत्ता को देखा, खास तौर से दो क्या कई सारी सत्ताएं देखी। जी। बीच में शुरुआत में कांग्रेस का दौर देखा, अब लंबे समय से दक्षिणपंथियों का दौर देख रहे हैं, बीच में मिली जुली सरकारों का दौर देखा, अलग अलग प्रधानमंत्री और स्टेट मशीनरीज किस तरह से काम करती है उसको भी देखा। आपको क्या लगता है कि जो पिछली बार 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी के समय, उसमें लिखने पढ़ने की कोई आज़ादी थी, और आज जो अघोषित कहा जाता है कि इमरजेंसी की स्थिति है, उसमें साहित्यकारों की या फिर लेखकों के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आपको लगती हैं? देखिए, अगर आप पॉलिटिकल उस पर लिखेंगे किसी चीज़ पे, तो वो आपको वो खतरा उठाना पड़ेगा जिसकी चिंता आप कर रहे हैं। अगर आप पॉलिटिकल नहीं लिख रहे हैं और साहित्य के माध्यम से कोई चीज़ कह रहे हैं, तो फिर ये बहुत ज़्यादा लोग बाग उसकी चिंता नहीं करते कि आप क्या लिख रहे हैं। क्योंकि सही बात तो यह है कि सत्ता को समझ ही नहीं होती इसकी कि साहित्य में क्या लिखा जा रहा है, कोई चिंता नहीं करता। तो सीधे सीधे अगर आप भिड़ेंगे कहीं पे, कोई बात कहने मतलब भाषण के अंदाज में, या कोई डायरेक्ट स्पीच देंगे आप, तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप राजनीतिक आदमी नहीं हैं, फिर उसके अपने खतरे हैं। अन्यथा आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हम अभिव्यक्ति के हिसाब से हम समझते हैं कांग्रेस का टाइम सबसे अच्छा था उस समय तक। मतलब ये 75 की बात अगर छोड़ दी जाए तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपके ऑफिस में कोई विधायक, कोई एमपी या कोई और फ़ोन कहीं से आ गया हो, या किसी बड़े अफसर का फ़ोन आ गया हो कि फलाना काम कर दो, चाहे जैसे कर दो। ऐसा कभी नहीं हुआ। तो वो समय नौकरी के हिसाब से बहुत अच्छा था और साहित्य के हिसाब से बहुत अच्छा था। इमरजेंसी का टाइम व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा ख़राब समय माना जाता है, लेकिन उस समय देश में एक बहुत अच्छी बात ये हुई थी कि हमने फिर से अनुशासन में जीना सीख लिया था। वो ठीक वही समय था जब हम लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, और मैं समझता हूँ कि इतनी अच्छी पढ़ाई दोबारा लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी नहीं हुई होगी, और बाकी लोग भी होंगे। तो कई बार ये लगता है कि हम लोग थोड़े से अनुशासन में को दबाव में महसूस कर पाते हैं, अपने आप से अंदर से हमारे नहीं निकलता। लेकिन अगर हम साहित्य की बात करते हैं लगातार, ठीक है, चाहे उर्दू अदीबों की दुनिया में आप जाएं या फिर हिंदी साहित्य की जो तमाम विधाएं हैं, कविताएं हैं या कहानियां हैं, उसमें भी अगर हम एक नॉन पॉलिटिकल तरीके से चीज़ों को देखते हैं, एक संवेदना के स्तर पर, एक रिश्तों के स्तर पर, समाज के मामले में, उसका अपना एक अलग स्वरूप होता है। लेकिन कोई भी व्यवस्था, कोई भी साहित्य राजनीति के बगैर कैसे चल सकती है? क्योंकि पूरा का पूरा जीवन आदमी का डे टू डे लाइफ, उसमें कहीं ना कहीं आप उसका असर आपको ज़रूर दिखाई पड़ता है। नहीं तो वो असर हमारी सामाजिक व्यवस्था तक भी आता है। जब हम उसके खिलाफ कोई चीज़ लिखते हैं तो जाहिर है कि वो अगर वो सत्ता पोषित है तो उसका भी उसमें चैलेंज होता है। तो लेकिन ये होता नहीं इस तरह से कि जैसे एक तो हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट जो है कि पॉलिटिकल हुए बिना नहीं लिखा जा सकता, ये थोड़ा सा हमें लगता है कि कन्फ्यूजिंग है। समाज असली चीज़ हमारा समाज है जी। समाज जो है वो संवेदनाओं से चलता है, परंपराओं से चलता है, और उसके अपने कुछ अनुशासन, कुछ नियम होते हैं। उसमें जब कहीं कुछ गड़बड़ होता है तो ज़्यादा समस्या समाज को होती है। तो साहित्य का क्षेत्र जो है वो मूलतः संवेदना का ही क्षेत्र है, वो राजनीति का क्षेत्र नहीं है। राजनीति में आप जाएंगे तो रोज़ तो राजनीति बदलती है, रोज़ सत्ता के लोग बदलते हैं। आप किसके हिसाब से किसी न किसी के खिलाफ होगा, किसी न किसी के पक्ष में होगा, तो आप उसको उस तरह लेके नहीं चल सकते। आपको संवेदना का ही क्षेत्र पकड़ के रखना पड़ेगा। उसमें आपको जो कुछ भी कहना है वो सारी चीज़ें कवर हो जाती है उस पर। लेकिन वो होता क्या है ना कि संवेदना का क्षेत्र आपने पकड़ा, संवेदना जो होती है, लेकिन क्या है कि आज के दौर में संवेदना भी तो ख़त्म हो रही है। मुख्य बात ये, और उसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, जो कि जिस तरह से चीज़ों को पेश किया जाता है, लोगों के बीच नफ़रत की जो दीवार फैलाई जा रही है, वो भी तो कहीं ना कहीं सामने आता है। और साहित्य में उसका अगर उसका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन ना हो
तो उस साहित्य को आम जनता का साहित्य कैसे कहेंगे? देखिए, राजनीति की वजह से साहित्य में गिरावट नहीं आती, या सामाजिक उसमें समाज जब चीज़ों को पढ़ना, मतलब चीज़ों को बंद कर देता पढ़ना। जैसे अब इस समय ये आता है कि किताबें नहीं पढ़ी जाती। किताबें जब नहीं पढ़ी जाएंगी, क्यों, जैसे हम एक उनका उदाहरण देते हैं, प्रेमचंद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने, उनका एक लेख है कि जीवन में साहित्य का स्थान। उस लेख में उन्होंने ये बताया कि मनुष्य पैदा तो होता है देवता की तरह, फिर परिस्थितियां उसे धीरे धीरे राक्षस में तब्दील कर देती हैं। साहित्य उस राक्षस में फिर से देवत्व की स्थापना का प्रयास करता है। अब अगर हमारा साहित्य सिर्फ रिझाने में लग जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल का एक कथन याद आता। उन्होंने ये कहा है कि हमारे यहाँ कविता की गिनती 64 कलाओं के भीतर नहीं की गई है। इसका मतलब ये है कि साहित्य कला नहीं है, वो जगाने का काम करता है। ये जगाना जो है वो संवेदना के स्तर पर भी होता है, और साहित्य जब इस तरह का साहित्य का प्रचार प्रसार होगा, वो लोग उस तक जाएंगे। जैसे आपका अखबार है, सारे अखबारों ने लगभग क्रिएटिव साहित्य छापना बंद कर रखा है। इससे इतनी बड़ी क्षति समाज की हो रही है। नहीं तो आप समझिए कि लोग सहेज के रखते थे साप्ताहिक प्रशिष्टियाँ, और उसको पढ़ा जाता था बाकायदा, हर घर तक। अखबारों जितनी पहुंच किसी की नहीं। चैनल में तो कहानी नहीं पढ़ी जा सकती, चैनल पर कविता तो नहीं पढ़ी जा सकती। तो वो एक बड़ा भारी गैप हमारे यहाँ आया। अखबारों ने जिस तरह से अपने आप को उससे अलग कर लिया, तो साहित्य से दूर होने से समाज में बहुत सारी विकृतियाँ आ रही हैं। और प्रेमचंद की बात आपने की, प्रेमचंद भी तो यही कहते थे ना कि साहित्य राजनीति की आगे चलने वाली मशाल। हाँ, तो मशाल तो बने ना। तो वही तो मशाल तो बने ना। जैसे अब वो हैं अपने दुष्यंत कुमार जी, अब उन्होंने कितना जबरदस्त आईना दिखाया समाज को। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग में अस्तर नहीं शहर के लिए। लेकिन आईना दिखाते हुए भी वो कहते थे कि वो कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। या फिर वो कि ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा। तो मतलब मनुष्य को एक पर्सनालिटी के रूप में डेवलप भी लगातार करना है, समाज को साथ लेके भी चलना है, उसको जगाते भी रहना है। बहुत सारा काम साहित्य एक साथ करता है, और उसी में उसका एक वो भी दायित्व होता है कि वो अपना जो भी हमारा सिस्टम जो हमारे समाज को बिगाड़ रहा है, वो उस पर भी अपनी उंगली रखता चले। तो आपसे, चूँकि आपने बहुत सारे शेर कहे, आपने बहुत सारी कविताएं लिखी, हमारे दर्शकों को कुछ अपनी रचनाएं भी सुनाइए, और जो हाल की कुछ ताज़ा लिखी हुई आपकी रचनाएं हैं। मैं कुछ लेकर आया हूँ, इसमें सुना देता हूँ जी। पहली गज़ल है ये। अब आप इसे राजनीति के लिए भी कह सकते हैं और समाज के लिए भी कह सकते हैं। अगर दावा है तो दावा दिखाई क्यों नहीं देता, अगर दावा है तो दावा दिखाई क्यों नहीं देता, वो अच्छा है तो फिर अच्छा दिखाई क्यों नहीं देता, वो अच्छा है तो फिर अच्छा दिखाई क्यों नहीं देता। ये पल पल झींकना या कोसना पूरी व्यवस्था को, हम सब यही करते हैं। ये पल पल झींकना या कोसना पूरी व्यवस्था को, ये गुस्सा ही है तो गुस्सा दिखाई क्यों नहीं देता, ये गुस्सा ही है तो गुस्सा दिखाई क्यों नहीं देता। ये क्यों होता है डॉलर रोज आकर रौंद जाता है, ये क्यों होता है डॉलर रोज आकर रौंद जाता है। कभी डटकर खड़ा रुपया दिखाई क्यों नहीं देता, कभी डटकर खड़ा रुपया दिखाई क्यों नहीं देता। नई लंका बसाकर रोज रावण राज करता है, नई लंका बसाकर रोज रावण राज करता है। कहीं शासन अयोध्या का दिखाई क्यों नहीं देता, कहीं शासन अयोध्या का दिखाई क्यों नहीं देता। लगाए बैठे हैं खुशियों का मेला जिस्म के बाहर, ये आज के समय का सच है। लगाए बैठे हैं खुशियों का मेला जिस्म के बाहर, दिलों में पर कोई जलसा दिखाई क्यों नहीं देता, दिलों में पर कोई जलसा दिखाई क्यों नहीं देता। कई चेहरे तेरे चेहरे पे क्यों पैवस्त लगते हैं, कई चेहरे तेरे चेहरे पे क्यों पैवस्त लगते हैं। कभी ऐ दोस्त तू खुद सा दिखाई क्यों नहीं देता। और आखिरी शेर इसका हुआ, अंधेरों की हवाओं से नई तो है नहीं साजिश, अंधेरों की हवाओं से नई तो है नहीं साजिश। तू दीपक है तो फिर जलता दिखाई क्यों नहीं देता। अब आप देखिए कि इसमें सारी चीज़ें शामिल हैं।
अब इसमें आप पार्टी का नाम डालना चाहें तो कहीं डाल दें, तो वो उस पार्टी के लिए, लेकिन रचनाकार एक पार्टी के लिए नहीं लिखता, वो पूरे समय के लिए लिखता है, आने वाले समय के लिए भी लिखता है। तो वो प्रतीकों के माध्यम से बात करता है, वो सीधे सीधे बात करके रचना को छोटा बना लेता है। नहीं, ये अच्छी, काफ़ी अच्छी गज़लें आपने लिखी हैं इसमें। और इसके अलावा एक और अपनी गज़ल सुनाएं तो हमारे दर्शकों को। अपने गम को भुला भी सकते थे, अपने गम को भुला भी सकते थे, आप तो मुस्करा भी सकते थे, आप तो मुस्करा भी सकते थे, बोझ कंधों पे इतना रखा क्यों, बोझ कंधों पे इतना रखा क्यों, पाँव तो डगमगा भी सकते थे। ये आज के समय का सच है। आज नज़रें चुरा के बैठे हैं, आज नज़रें चुरा के बैठे हैं, वो जो पलकें बिछा भी सकते थे, वो जो पलकें बिछा भी सकते थे, खुद से कुछ भी कहाँ है छुप पाया, खुद से कुछ भी कहाँ है छुप पाया, खुद से कैसे छुपा भी सकते थे। इतने गम लेके कौन जीता है, इतने गम लेके कौन जीता है, गम से खुद को बचा भी सकते थे। वह तो पर्दा था नाम का ही बस, चाहते तो हटा भी सकते थे। और अजनबी इतने तो नहीं थे हम, अजनबी इतने तो नहीं थे हम, आप हमको बुला भी सकते थे। और इसका आखिरी शेर हुआ, वो जो दिए बुझा के खुश खुश हैं, एक दिया जला भी सकते थे। क्या बात, वो जो दिए बुझा के खुश खुश हैं, एक दिया जला भी सकते थे। निश्चित रूप से ये सारे जो भी शेर आपने लिखे वो अपने आप में एक शेर हम अपनी ओर से देना चाहते हैं। जी हाँ, जी हाँ, बल्कि दो शेर हैं। एक शेर उसको लोगों ने बहुत कोट भी किया है, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। क्या बात है। ये शेर बहुत कोट हुआ है। और एक और आखिर में शेर है कि विरोध अपना जताने का तरीका पेड़ का भी है, विरोध अपना जताने का तरीका पेड़ का भी है, जहाँ से शाख काटी थी वहीं से कोपले निकली। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बहुत अच्छा कमलेश जी, आपने कम से कम हमारे दर्शकों को ये तो बताया कि भाई आपकी गज़लों में कैसे इस पूरी व्यवस्था को आपने इसमें पेश किया, कैसे आज की जो संवेदनाएं हैं उसमें, और कई सारे सवाल भी आपने इसमें उठाए हैं निश्चित रूप से, और ये पसंद आएंगे लोगों को, ऐसा पूरा भरोसा है। ख़ास तौर से आपने जो इतनी ढेर सारी किताबें लिखी हैं उसमें हर किताब अपने आप में कोई ना कोई कहानी कहती है। तो कमलेश जी ने इतना कुछ लिखा, चलते चलते एक सवाल कमलेश जी और जी बिल्कुल, आपका आने वाला जो प्रोजेक्ट है, जाहिर सी बात है आप तमाम विषयों पे काम कर रहे हैं, ये भी बताते चलिए कि जो आपका आने वाला प्रोजेक्ट है वो क्या है, थोड़ा संक्षेप। देखिए, हम कई सारे देशों की और अपने कई सारे महत्वपूर्ण शहरों की यात्रा कर चुके हैं। हमारे 5-6 यात्रा वृत्तांत भी हैं। अभी पीछे हम बाली गए थे जी, तो उसका यात्रा वृत्तांत लिख रहे हैं फ़िलहाल। लेकिन उससे पहले हमारी एक और यात्रा वृत्तांत की किताब है उज़्बेकिस्तान के ऊपर, बाबर का देश। वो किताब अच्छी किताब बन पड़ी है, तो वो मेरे ख्याल से 1 आध महीने में आ जाएगी। इसी तरह से हमने कुछ बहुत महत्वपूर्ण किताबें पढ़ी हैं। हम बार बार लोगों से कहते हैं आप पढ़िए, जी जी, इतनी बढ़िया किताबें हम वो हैं कि उसको पढ़ के हमें लगा कि हम बहुत समृद्ध हो गए हैं नए सिरे से। फिर उन ऐसी करीब 19 किताबें हैं जिस पर हमने लिखा था कुछ अलग अलग टाइम पे, समीक्षा जैसा तो नहीं लेकिन हाँ एक मूल्यांकन है। वो किताब भी हमारी 1 महीने में लगभग आ जाए, किताबों की जगमग दुनिया। क्या बात। तो इस तरह से बहुत सारा काम धीरे धीरे होता, धीरे धीरे। चलिए, लेकिन बहुत सक्रिय हैं आप और लगातार लिख रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। कम से कम आज के दौर में इतना लिखना कोई मामूली काम नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई नियम बनाते हैं, लिखने पढ़ने के लिए कोई वक्त निकालते हैं, भले ही आधा घंटा 1 घंटा रोज़ निकालें, तो निश्चित रूप से आप कमल भट्ट कमल की तरह ढेर सारी किताबें लिख सकते हैं और अपने विचार लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। तो बहुत धन्यवाद कमल जी, आप हमारे साथ आए। आपका भी धन्यवाद कि आपने याद किया। चलिए, बहुत धन्यवाद।